हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। समय अब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उसके लिए फ्रेंड्स 2018 बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उनको हम डिस्कस करेंगे। एक बार प्रीवियस ईयर देख लीजिए, समय बिल्कुल नहीं है। कुछ नया पढ़ने का प्रयास मत करिए। हाँ, नया आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना भी आपने पढ़ा हुआ है कोशिश करिए कि उन चीज़ को रिवीजन करें। एग्ज़ाम से पहले सिर्फ रिवीजन करिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह मैं आपको आज से करवाऊंगा, 50-50 क्वेश्चन करके। मैं आपको 3-4 वीडियो करवाऊंगा जहां से चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। और फ्रेंड्स, जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में हम लोग 2018 बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उसको कवर करेंगे। समय बहुत ही कम है। अब प्रयास है मेरा कि पिछले साल के कुछ प्रश्न पत्र मैं आपको करवा दूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अच्छा खासा हो जाए। और प्रीवियस ईयर से कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प भी हो जाएगा। चलिए, और देखिए 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको ऑलरेडी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में, और पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने उनको अब तक नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। बताएंगे। अगर आंसर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, तो आप कमेंट करते चलिएगा। देखिए, सत्रिया जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो फ्रेंड्स यह असम का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, असम से संबंधित कुछ प्रमुख लोक नृत्य मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बिहू आपको याद होगा, बिछुआ, बिहू के बाद बिछुआ भी याद रखिएगा। बिछुआ कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी असम का ही है। उसके बाद खेल गोपाल, कली गोपाल, बुगरुम्बा, बुगरुम्बा बड़ा महत्वपूर्ण है। बुगरुम्बा याद रखिएगा, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का लोक नृत्य है बुगरुम्बा। उसके बाद अंकिया नाट, अंकिया नाट भी कहाँ का है, अंकिया नाट भी असम का है। तो ये सब लोक नृत्य हैं असम से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं हम शास्त्रीय नृत्य की, तो देखिए भारत में शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो 9 है। ठीक है ना। कौन कौन से, उंगली पर काउंट करिएगा। कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम और छऊ को भी अब जो है मान्यता दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है यह स्थापित कहाँ पर किया गया था, तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक बुक आया हुआ है, जिसमें 40 सेट हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 30 सेट तक करा दिया है। आज मैं आपको सेट नंबर 31 से लेकर के 35 तक करा दूंगा, और नेक्स्ट में 36 से लेकर के 40 तक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अब तक 30 सेट्स नहीं देखे हैं तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स की बात हो रही है। देखिए, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणुओं को आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग होती है। इसमें से अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है। देखिए, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, किंतु उसमें अगर बात करें तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। उस तत्व के परमाणु समान होते हैं, और ये और डी दोनों सही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन है, तो ये गुरु हैं गुरु अंगद देव। यहाँ पर देखिए, गुरु अंगद देव का नाम दिया गया। गुरु अंगद देव जो है ना, ये सिखों के दूसरे गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। सिखों के दूसरे गुरु हैं। इनका प्रारंभिक नाम लहना था, लहना था। अच्छा, गुरु नानक के बाद कौन सिख गुरु बने, कभी कभी ऑप्शन में लहना दे देता है, तो ये दूसरे थे। इनका जो प्रारंभिक नाम था लहना था, याद रखिएगा। अच्छा, गुरु नानक जी की बात करें तो ये सिखों के प्रथम गुरु हैं।
और गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय इन्होंने स्थापित किया था। कौन? तो गुरु नानक जी ने। अच्छा, गुरु अर्जुन देव जो हैं ये सिखों के 5वें गुरु हैं और सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की। गुरु गोविंद सिंह आखिरी और 10वें गुरु हैं। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो ये सब ध्यान रखते चलेंगे। देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। कथन दिया गया है और नीचे उसका तर्क दिया गया है। कथन कर रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं, और तर्क में दिया गया है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट तो एक तरह से सही है। और जो ये आर है ना, ये आर, ये कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ये बारहमासी होती हैं क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो आर ए की पुष्टि भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? अच्छा, राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं तो अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब राष्ट्रीय पार्टी की संख्या वर्तमान में 6 है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 6 है। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना है। आम आदमी पार्टी को दिया गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। और देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? प्रथम सहकारी आंदोलन जो है यह आरंभ हुआ था कृषि ऋण क्षेत्र में। और देखिए, इस आंदोलन के लिए सरकार ने 1901 में सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया था। और वर्ष 1901 में सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और 1903 में इस समिति ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पारित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, निम्बो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो निम्बो बाजगो जो है यह बांध सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक सोमशिला बांध है, याद रखिएगा, सोमशिला बांध। हो सकता है कुछ नए नए नाम आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं, कहीं पूछ ले। सोमशिला बांध जो है ये पेन्नार नदी पर है, और पूछेगा कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, सोमशिला बांध पेन्नार नदी पर है। चलिए, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय मुद्रा मूल्य में गिरावट और वस्तु की मूल्य में वृद्धि से है। इस अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, और इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या गठबंधन संगठन डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? देखिए, नहीं पूछा गया है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा दलित मुक्ति मोर्चा का गठन जो है नहीं किया गया था। जबकि यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, मैं पैरेटिक लगा देता हूँ, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का इन्होंने गठन किया था। ठीक है ना, स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन 1936 में इन्होंने मजदूर संघ का गठन किया था। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग की पहले बात करते हैं। तो देखिए, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये तो मैं आपकी केंद्र वाली वित्त आयोग की बात कर दिया। अगर हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 आई में है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र जो है उससे तात्पर्य क्या है? तो देखिए, ओजोन छिद्र से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत का कम होना। और देखिए, ओजोन परत से हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि हम लोग CFC बोलते हैं, यह गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत की क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक
अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि परावैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए, ओजोन परत का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। क्यों? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और वर्तमान में 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है यह 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। इसी साल क्यों किया गया है? तो क्योंकि 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो ये इंद्रावती बहुत बार पूछा जाता है। इंद्रावती कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अच्छा, एक अचन कमार है। अचन कमार कहाँ पर है? तो अचन कमार भी छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। पेरियार आपको पता है भलेवंती केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण जिला में है। चलिए, मिलाइएगा इसको आप लोग। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। चलिए, देखता हूँ कितने लोग इसका सही सही आंसर कमेंट करते हैं। चलिए, यहाँ पर मिलान करना है और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। चलिए, रेलवे उपकरण उद्योग है और यहाँ पर उसकी अवस्थिति दिया गया है। रेलवे उपकरण की बात करें तो यहाँ पर आपका भिलाई हो जाएगा। मोटर वाहन की बात करते हैं तो ये जबलपुर हो जाएगा। पोत निर्माण जो है ये कोची हो जाएगा, कोची। और साइकिल की बात करते हैं तो ये लुधियाना हो जाएगा। ठीक है, तो मिला लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का, यहाँ पर देख लीजिए 3 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, उसके बाद देख दिया गया है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को जो है विनाइट्रीकरण कहते हैं, यानी कि डी नाइट्रिफिकेशन इसको कहा जाता है। डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना, डी नाइट्रिफिकेशन इसको कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, मुक्त नाइट्रोजन में। चलिए, हवा में परागकण को कहते हैं। तो हवा में जो परागकण होता है उसको कहा जाता है वायु परागन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वायु परागन कहा जाता है। अच्छा, जल के द्वारा जो परागन होता है, परागन आपको मेनली जल, वायु और कीट के द्वारा होता है, तीनों के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। कीट के द्वारा जो परागन होता है उसको एंटोमोफिली कहते हैं, ये बड़ा बार पूछा जाता है, एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली कहा जाता है कीट के द्वारा जो परागन होता है। ठीक है, और जल के द्वारा जो परागन होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहा जाता है। ये सब ध्यान रखना आपको। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह उस समय का करंट का प्रश्न है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिए, मैं बोला है ना कि ये युवा जो है उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उस समय यह चलाया गया एक कार्यक्रम है। लेकिन अब आपको युवा 2.0 याद रखना है। यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है ना, युवा 2.0। ठीक है, युवा 2.0 जो है ना, यह योजना आज़ादी के अमृत महोत्सव या भारत @75 परियोजना के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा उभरते और बहुमुखी लेखक योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 किसके लिए? तो उभरते बहुमुखी लेखक के लिए। ठीक है ना। चलिए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अब लगा लीजिए, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? नष्ट नहीं करता है जल शोधन का यह कौन सा तरीका है? तो देखिए, इसमें से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए, उबालना, क्लोरीनीकरण और परावैंगनी विकिरण, ये जो है इनके द्वारा जो है क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। जल शोधन की निस्यंदन प्रणाली जो है, निस्यंदन प्रणाली, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं, नष्ट इसमें से नहीं होते हैं।
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। NSDL का फुल फॉर्म पूछा गया है, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कीट दंश से होने वाले खुजली के कारण होते हैं। कीट दंश जैसे कि लाल चींटी काट लिया, मधुमक्खी का डंक हो गया, ठीक है ना, इस तरह का डंक जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है लाल चींटी के डंक में, आपको पता है। और देखिए इसको और नाम से जाना जाता है, मेथोनिक एसिड भी इसको कहा जाता है, कभी कभी मेथोनिक एसिड भी रहेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मेथोनिक एसिड भी। अच्छा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एप्पल में, लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न हस्तियों में कौन इसमें से रंगकर्मी है, यानी कि एक्टर की बात किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें से सभी के सभी लोग जो है, नसरुद्दीन शाह जी, गिरीश कर्नाड जी, डॉली ठाकुर, उसके बाद मकरंद देशपांडे, ये सभी हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में है, तो पोर्ट ब्लेयर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, ठीक है ना, किस नियम के विरुद्ध है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता, द्रव्यमान किसी तत्व में एक ही समान बना रहता है, चाहे उसे किसी भी स्थान पर रखा जाए। चलिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर अगर भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना है भारत से होकर के यह नहीं गुजरती है। एशिया में जो है यह मालदीव और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। एशिया कंटिनेंट की बात करें तो यह मालदीव और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो यह मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी यह इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर आपको याद रखना है, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 नाम याद रखिएगा, यहाँ से होकर के गुजरती है। उसके बाद और बात करें तो ये साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य जो कि कांगो रिपब्लिक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। आपको खास करके इक्वाडोर और ब्राज़ील ध्यान रखिएगा, यहाँ से होकर के यह गुजरती है। विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो आपको याद होगा अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। तत्पश्चात फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। इसीलिए विश्व के इतिहास में 6 अगस्त 1945 को परमाणु आपदा मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेगा कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है यह किससे है? हस्तांतरण मूल्य यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग, यह एक कर एवं लेखांकन की प्रविधि है, और ट्रांसफर प्राइसिंग उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को संदर्भित करता है जो कंपनियों के बीच सामान्य नियंत्रण के तहत आदान प्रदान की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से संबंधित है। देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा जो है यह उत्तर प्रदेश में की जाती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है जनगणना रिपोर्ट हुआ था, उसके विषय में पहले जान लीजिए। जनगणना रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जल निकाय जो है ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो है ये पाली है। पाली राइट आंसर हो जाएगा। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये पाली राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, और 2022 वाला इसका थीम याद रखेंगे। 2022 में इसका थीम था क्या? तो इक्वलाइज इसका थीम था 2022 में। अच्छा, अब 2023 में भी हो गया है, तो लेट्स कम्युनिटीज लीड, लेट्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट्स नहीं, लेट कम्युनिटीज़, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, कम्युनिटीज़ लीड, ये इस बार का थीम है 2023 वाला, और इक्वलाइज 2022 का थीम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो देखिए, रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय के 5 विभाग हैं। कौन कौन से? एक रक्षा विभाग हुआ, एक सैन्य कार्य विभाग हुआ, 2 हो गया। उसके बाद रक्षा उत्पादन विभाग हुआ, 3 हो गया। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग हो गया, 4 हो गया। और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग हो गया। तो ये 5 विभाग हैं।
ठीक है ना, याद रखना आपको। तो यहाँ पर देखिएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा उत्पाद विभाग। तो ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी कि डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ये आपका चेन्नई में उस समय खोला गया था, ठीक है ना, मतलब प्रस्तावित था। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017, अब 2017 वाला आपको याद नहीं रखना। अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है शरत कमल अचंता टेबल टेनिस के खिलाड़ी को, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो बंगाल विभाजन जो है आपको भली भांति याद होगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में जो है दिल्ली दरबार जब आया था, लगा था, उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी किया गया था, और फाइनली 1912 में राजधानी दिल्ली बना था और 1911 में यह घोषणा हुई थी। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो सबसे छोटा अंतरिक्ष यान जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम स्प्राइट है, याद रखिएगा स्प्राइट, ठीक है। और इसको PSLV C-38 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइट है यह। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। चलिए, वार्षिक आय को अनुमानित दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, और भारत में 1867 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। पहली बार इसकी गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए, फ्रंटियर गांधी, जिसको कि सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ये कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी। और इनको भारत रत्न 1987 में दिया गया था, और ये पहले गैर भारतीय व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? VVI क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 है, जिसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है। राष्ट्रपति जिस विषय पर पूर्व अनुमति दे चुके हैं, जैसे कि धन विधेयक, उस पर पुनः विचार करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मिलान करना है। अब देखिए, एक तरफ वैधानिक प्रावधान है और उसका स्रोत दिया गया है। मौलिक अधिकार आपको पता है, अमेरिका का अधिकार पत्र, ठीक है, तो ये 4 हो गया। राज्य के नीति निर्देशक, तो ये आयरिश संविधान आयरलैंड हो गया। संसदीय सरकार ब्रिटेन का, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 ये मिला लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 4-3-1-2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। उस समय का करंट का क्वेश्चन है। उस समय राजीव महर्षि जी थे, लेकिन वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, याद रखिएगा कौन, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्किक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। सर्किक विवाद जो है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, और ये क्षेत्र गुजरात राज्य में आता है, ठीक है ना, सर्किक, तो भारत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस समय भी कोई ऐसा नहीं था 2050 तक, क्योंकि फ्रांस 2040 तक था और ब्रिटेन भी 2040 किया हुआ है। लेकिन ब्रिटेन ने अब क्या किया है ना, घटा के 2030 कर दिया है, पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल के कारों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2030 कर दिया है। ये लक्ष्य जो है ब्रिटेन ने पहले 2040 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया था ब्रिटेन ने डीजल और पेट्रोल इंजन की कारों को, लेकिन अब उसको घटा करके 2030 कर दिया है ब्रिटेन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आप आज के करंट से रिलेट करके रखिएगा, 2030 ब्रिटेन कर दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया था। तो ये एप्लीकेशन आरंभ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये आरंभ था, ध्यान रखेंगे, आरंभ उस समय का था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य को ईवन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये उस समय का भी करंट था, पश्चिम बंगाल को किया गया था, ठीक है ना, ईवन पब्लिक सर्विस अवार्ड से, ठीक है। और अभी केरल के पूर्व क्या नाम है, मुख्यमंत्री ओमान चांडी हैं, उनका निधन हुआ है, ठीक है ना, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जो है ईवन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित 2013 में किया जा चुका है ओमान चांडी को। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यह 3 संस्था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा कंसर्न वर्ल्ड वाइड
और तीसरा वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया गया है। उसके बाद दो और संस्था है, जैसे मैंने नाम बताया था, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आपको पता होगा, और एक संस्था है वेल्ट हंगर हिल्फ। अच्छा, अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया हुआ है उसमें 125 देशों की सूची में भारत का स्थान 111वां है। इससे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 111वां है। क्लियर। चलिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है यह फेमस है उर्वरक के लिए, और ये पंजाब में आता है। और भारत का पहला उर्वरक कारखाना मैंने बताया 1951 में सिंदरी में स्थापित हुआ था। तो ये उर्वरक के लिए फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो ये भी पूछने की बात है क्या? वैसे आपको पता है केरल में था, लेकिन इसमें से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु 996 सर्वाधिक। अच्छा, बिहार में अगर बात करें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज जिला का है, ये भी ध्यान रखिएगा। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में है? लूसी जो है, मैंने वोल्केनो कराया हुआ था आपको। लूसी, माउंट सिनाबंग, माउंट सेमेरू। सेमेरू याद रखिएगा, सेमेरू पूछेगा कहाँ तो इंडोनेशिया। लूसी कहाँ? इंडोनेशिया। माउंट सिनाबंग कहाँ पर? सिनाबंग इंडोनेशिया। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज आपको याद होगा कि 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। और इसमें जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन किया गया, विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन किया गया, लड़के और लड़कियां दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि किया गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांगों में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? बताइए। तो देखिए, अभी आज के संदर्भ में उस समय ये पहुंचा था आपका उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी के हिसाब से याद रखिएगा कि याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। इस चीज़ को आप आज के करंट अफेयर से रिलेट करके ध्यान रखिएगा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। अब आपको द्रौपदी मुर्मू जी को याद रखना, द्रौपदी मुर्मू 15वें और रामनाथ कोविंद जी 14वें, ठीक है ना। क्रम याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला हैं और दूसरी भारतीय महिला हैं, ठीक है ना। चलिए, सूची को मिलान करना है। एक तरफ जो है सिंधु सभ्यता के स्थल हैं और दूसरी तरफ वे स्थित कहाँ पर हैं। तो लोथल आपको पता है, लोथल गुजरात में है, ठीक है ना। लोथल कहाँ पर पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ेगा। उसके बाद रोपड़ कहाँ पर? तो रोपड़ पंजाब में आएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में आ जाएगा और कालीबंगा राजस्थान में आ जाएगा। तो मिला लीजिएगा 4, फिर 3, फिर उसके बाद 2 और 1। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी में। चलिए, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यहाँ पर सभी कथन को एक एक करके पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसमें तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। पहले आप पढ़ लीजिए। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्य को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार करता है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उद्देशिका में जो प्रस्तावना है उसमें कितना बार जो है संशोधन हुआ है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ 1, 2, 3 और कभी नहीं, ठीक है ना। तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से बताइए 1, 2, 3 और कभी नहीं। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए, अब दिख रहा होगा सारा ऑप्शन, पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ये जो है सही नहीं है। बाकी देखिए, पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया, जो किसी कार्य को एक नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। कॉपीराइट आपने पढ़ा है ना, कॉपीराइट पेटेंट अपने मालिक को उसका आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है किस किस देश से? तो एक तो आपका चाइना से हो गया। चाइना से क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये चाइना से आपका तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो है चाइना का, वहाँ से फिर भारत, फिर बांग्लादेश में होते हुए जाकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो बिल्कुल भूटान तो लगता ही है, ताइवान नहीं लगता, ताइवान यहाँ पर नहीं लगेगा। बर्मा यानी कि म्यांमार,
चीन भी लगता है। 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना लंदन में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? लंदन में। और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है। और आंद्रे अजोले जो है ना, ये महिला है, ये डायरेक्टर जनरल हैं। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक ने द कोलिजन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक है, याद रखिएगा। और अभी के संदर्भ में कुछ पुस्तकों का मैं नाम बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक आज़ाद पुस्तक है, किस राजनीतिक द्वारा लिखा गया है? तो आज़ाद लिखा गया है गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा। इरफान ए लाइफ इन मूवी, इरफान ए लाइफ इन मूवी के लेखक शुभ्रा गुप्ता हैं। ठीक है। स्मोक एंड एसेज के लेखक अमिताभ घोष हैं। द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। ठीक है। वार एंड वुमेन के लेखक डॉक्टर M.A. हसन हैं। ठीक है। सचिन एट द रेट सेलिब्रेटिंग इन माइस्ट्रो, इसके लेखक बोरिया मजुमदार हैं। रिफ्लेक्शन के लेखक नारायणन वाघुल हैं। ये सब याद रखिएगा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत की है। ये सब ध्यान रखना आपको। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा जो है सही दिया गया है, ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये सही है। तो ए और सी सही है, जबकि बी गलत दिया गया है। तो केवल ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि जीडीपी कहते हैं, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। और किसी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर दिया भी गया, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR की पेटिका में आती है? स्पेशल ड्राइंग राइट याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह परिचालित मुद्रा है, जिसको कि SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स या पेपर गोल्ड इसको कहा जाता है। इसमें 5 मुद्रा शामिल किया गया है। एक तो US का डॉलर हो गया, एक जापान का येन हो गया, जापानी मुद्रा येन है। ठीक है, एक जापान का येन 2 हो गया। उसके बाद ब्रिटिश पाउंड हो गया, फिर यूरोप का यूरो हो गया, और चाइनीज़ का यानी कि चाइना का रेनमिंबी हो गया। तो ये 5 याद रखिएगा। इसीलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर, क्योंकि US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चाइनीज रेनमिंबी और यूरोप का यूरो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? अच्छा, हॉट स्पॉट शब्द दिया था किसने? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हॉट स्पॉट शब्द दिया था किसने? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। नॉर्मन मायर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। और देखिए हॉट स्पॉट का तप्त स्थल पश्चिमी घाट को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जैव विविधता के संदर्भ में भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड को हॉट स्पॉट माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? ये प्रश्न बड़ा रिपीटेड है। विटामिन के आपको पता है, विटामिन के, क्लियर ना, विटामिन के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और रक्त का थक्का बनाने के लिए अगर प्रोटीन पूछेगा तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। विटामिन के है और प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, ये प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, और विटामिन के है। चलिए गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लोएस मिट्टी कहा जाता है। रेगिस्तान में धूल के द्वारा मतलब पवन के द्वारा उड़ा करके लाई गई मिट्टी को लोएस कहा जाता है, आपको भी याद होगा। चलिए जैसे यहाँ पर देखिएगा सिकंदर के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? देखिए सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल ये करेक्ट है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी जो है बिल्कुल सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी, ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए और बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हाइडे स्पीसीज का युद्ध आपको याद होगा, जिसको कि वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, पोरस और सिकंदर के बीच हाइडे स्पीज का युद्ध, यहाँ में लिख दो हाइडे स्पीज का युद्ध, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। रामचंद्र गुहा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है, चलिए बताइएगा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल नहीं है, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका बिहू हो जाएगा। बिहू नहीं है, बाकी इसमें से सभी हैं, बिहू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। 1926 में नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा, ठीक है ना, तो भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को, अब देखिए भूल जाना आपको, 2023 को याद रखना है, 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, बाजरा बाजरा बना लीजिएगा, बाजरा वर्ष, ठीक है ना, मोटे अनाज का वर्ष। चलिए उसके बाद देखिएगा, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद जो है यह पुस्तक अल-बरूनी की है, अल-बरूनी की पुस्तक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, आरबीआई ने, आपको याद होगा कि 19 मई 2023 को 2000 रुपये नोट को वापस लेने का घोषणा किया था, ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अब ये वाला आपको याद रखना है जो मैं पॉइंट बताया हूँ। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। धारणीय विकास की संकल्पना निशोषणीय स्रोत यानी कि खत्म न होने वाली संसाधन से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निशोषणीय स्रोत यानी कि खत्म न होने वाली संसाधन से संबंधित है। चलो उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर फिर से जो है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, एक तरफ आश्रम है और एक तरफ आयु है। तो ब्रह्मचर्य तो आपको पता है, जन्म से लेकर के 25 वर्ष, गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100, बिल्कुल ये क्रम से दे दिया गया। तो ए इसका राइट आंसर, सॉरी डी, यहाँ पर डी में दिया गया है, 1 2 3 4 डी में दिया गया, डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा संग्रहण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से सभी का, बैटरी का भी, संधारित्र कैपेसिटर का भी, स्प्रिंग का भी और संपीड़ित वायु का भी। तो ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन यानी कि जो उसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रहा हो, ठीक है। इनके शेयरों में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, इसी को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। देखिए, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ किसने किया था, तो आपको याद होगा, यह मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था तथा इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बनाया गया था। इस चीज़ को नोट करेंगे, रैयतवाड़ी, ठीक है ना, किसके जगह पर, जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। कौन सी आग्नेय चट्टान इसमें से नहीं है। आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनती है। और अगर इसमें से बात करें आग्नेय चट्टान की, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, ग्रेबो, ठीक है ना, ये सब होते हैं। सेल इसमें से देखेंगे, सेल जो है ये आग्नेय चट्टान नहीं है, ये अवसादी चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। अब इसको भुलाइए, याद रखिएगा, वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2023 हार गया है और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो भारत में हुआ था मेंस वाला, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है स्पेन ने, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बीपीएससी ट्री में पूछा गया था कि फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप भी। चलिए, इसमें से इंग्लैंड उस समय का आंसर होता। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं, और तो ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है।
तो फ्रेंड्स यह रिलायंस ने किया है, ठीक है ना। रिलायंस उस समय का करंट का क्वेश्चन था, 2017 में रिलायंस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन जो हुई थी 1961 में, 1961 में जो है नेहरू जी के समय में हुई थी। और याद रखेंगे 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का भी आयोजन किया गया था और इसका गठन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद देखिए कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस, ठीक है ना, जो मेडिकल वाला है एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो ये खड़गपुर जो है इसी ने किया है और 2024 में खड़गपुर जो है एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू करेगा अपना, ठीक है ना। तो ये करंट से भी संबंधित अभी के भी संदर्भ में इंपॉर्टेंट है आईआईटी। एक मिनट रुक जाइए, खड़गपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी संस्थान ने वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई की शामिल करने का भी योजना बनाया है। तो ये भी एक प्रश्न हो गया आपका। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह अंकोर वाट का मंदिर परिसर है जो कि कहाँ पर है? कंबोडिया में है। कंबोडिया राइट आंसर होगा इसका। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए KNO3 रासायनिक सूत्र है। KNO3 यह पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट का। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें सही नहीं है तो यहाँ पर बी देखिए और यहाँ पर डी देखिए। ड्रोसेरा जो है, ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है, ये परजीवी नहीं है। और फंगस जो है, ये फंगस फंफूद जो होते हैं ये मृतपजीवी होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही नहीं है, यानी कि बी और डी दोनों सही नहीं है। तो उस समय ऑप्शन में ये गलती था, तो बी और डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? गैसीय वायु का प्रदूषण इसमें से नाइट्रोजन नहीं होगा, बाकी सभी हैं। चलिए किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? उस समय का करंट का क्वेश्चन है, 2017 में जो है यह हरियाणा सरकार ने किया था, उस समय हरियाणा सरकार ने, ठीक है। चलिए सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस के बारे में आपको पता ही है कि यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सुमन बेरी हैं। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है? सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम ये सीईओ हैं, ये नीति आयोग के सीईओ हैं, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए भारत के कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो पहला मास चैत्र होता है, ठीक है ना। चैत्र जो फाल्गुन के बाद, होली के बाद स्टार्ट होता है, चैत्र वही होता है। मानव रक्त का पीएच मान का एक रेंज दिया गया है, तो मेनली आपको 7 पॉइंट जो है 4 याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाएगा 7.4, तो 7.5 से आप 8 तक रख सकते हैं ये रेंज, ठीक है। आपने 7.4 बहुत बार पढ़ा होगा। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, ये पता है रघुराम राजन की पुस्तक थी, सबको पता है उस समय जो लोग तैयारी कर रहे थे, ठीक है। चलो अभी वाला जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, अभी वाला पुस्तक का मैंने आपको नाम भी बताया था 2-3, याद रखिएगा। जैसे कि रस्किन बॉन्ड का गोल्डन ईयर्स बताया था, और ये वाला जरूर अमिताभ कांत का जो है, जो अमिताभ कांत है उनका मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये पुस्तक आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए, मतलब अपनाने चाहिए। तो यह उपाय कौन सा अपनाना चाहिए? तो उपाय जो है प्रत्यक्ष करों को जो है बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से है कि तेज क्या है। अब देखिए यहाँ पर तेज पूछा गया है कि तेज क्या है। तो तेज जो है फ्रेंड्स यह एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, तेज, ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट ऐप है। कौन सा चंगेज खां का समकालीन था इसमें से? तो इसमें से अगर बात करें तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है ना, इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नाफ्टा है, इसको इस तरह से लिखते हैं NAFTA, फुल फॉर्म इसका होता है नाफ्टा का, आपको याद होगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें 3 कंट्री शामिल हैं, एक तो कनाडा हो गया, एक USA हो गया, और तीसरा कंट्री मैक्सिको है। तो USA, कनाडा और मैक्सिको, फुल फॉर्म मैंने बता दिया नाफ्टा का। और 100 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार का अधीन रखा है? तो आर्टिकल 21 है। अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर